हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, पिछली क्लासेस में हमने राजस्थान की नदियों को कंप्लीट किया था। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जहां से आपको हर एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 सवाल मिलने ही मिलने वाले हैं। वह टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान की बहुउद्देशीय सिंचाई और पेयजल परियोजनाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। आपको प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से सवाल मिलने ही मिलने वाले हैं। जो साथी इस चैनल पर नए आए हैं, तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे लगातार अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, राजस्थान की बहुउद्देशीय पेयजल और सिंचाई परियोजनाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने राजस्थान में 3 तरह की जो परियोजनाएं पढ़नी है, उसमें सबसे पहले जो परियोजना रहती है वह रहती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, अब यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे होंगी जिस परियोजना से एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। यानी जिस परियोजना से हमें पेयजल प्राप्त होगा, जहाँ से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जहाँ पर विद्युत का निर्माण भी होगा, जो पर्यटन के लिए होगा, बाढ़ नियंत्रण के लिए जो परियोजना होगी, साथ ही साथ जहाँ पर हम मत्स्य पालन या मछली पालन का कार्य भी कर सकते हैं। तो ये एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाने वाली परियोजना है। अब इस परियोजना के अंतर्गत हम कौन कौन सी परियोजनाएं पढ़ेंगे? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं राजस्थान में है, कुछ राजस्थान के बाहर है, जिसमें राजस्थान की साझेदारी है। तो यहाँ हम बात करेंगे चंबल परियोजना की, चंबल परियोजना के बाद हम बात करने वाले हैं माही परियोजना की, माही परियोजना के बाद हम बात करेंगे भाखड़ा नंगल परियोजना की, भाखड़ा नंगल परियोजना, और हम बात करने वाले हैं व्यास परियोजना की। तो ये राजस्थान और पड़ोसी राज्यों की साझेदारी से निर्मित कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिसकी हम चर्चा आने वाले क्लासेस में करने वाले हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बाद जो दूसरी तरह की परियोजनाएं हम पढ़ेंगे वह रहेगी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, तो सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत हम 3 तरह की सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे। उसमें वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं। अब ये वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं क्या होती है, तो जब हम सिंचाई परियोजनाएं शुरू करेंगे उस समय मैं इसकी पूरी व्याख्या करूंगा। तो यहाँ जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, हम इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें रहेगा गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। तो ये सभी जो परियोजना है ये वृहद सिंचाई परियोजना है। इसके अतिरिक्त हम राजस्थान में खूब सारी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और कुछ लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की पेयजल परियोजनाओं की, और पेयजल परियोजना के अंतर्गत हम राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जो रहती है बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर परियोजना, तो हम इसकी बात करने वाले हैं। तो हम आने वाले दिनों में, आने वाली क्लासेस के अंतर्गत राजस्थान की इन परियोजनाओं की बात करने वाले हैं। आप चाहें तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। आज हम राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत सबसे पहले चंबल परियोजना की बात करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। तो सबसे पहले हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत
आज हम बात करने वाले हैं चंबल परियोजना की। चंबल परियोजना, तो साथियों सबसे पहले आपको यह देखना है कि यह जो परियोजना है, यह परियोजना कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो पहला जो पॉइंट यहाँ से निकल के आता है उसमें यह रहेगा कि यह परियोजना जो है दो राज्यों की। अब दो राज्य कौन कौन से हैं? पहला राजस्थान और दूसरा राज्य इसमें रहता है मध्य प्रदेश। तो चंबल परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जो पहला सवाल ही यहीं से बनेगा कि चंबल परियोजना कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब उसके ऑप्शन में राजस्थान मध्य प्रदेश, या राजस्थान उत्तर प्रदेश, या राजस्थान गुजरात, इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो आपको सीधे सीधे राजस्थान और मध्य प्रदेश उसमें सही करना है। अब ये तो हो गई बात राज्यों की कि इस परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल है। अब यदि हम बात करें भागीदारी की कि यह जो परियोजना है, इस परियोजना में दोनों राज्यों की कितनी हिस्सेदारी या भागीदारी है। तो ध्यान रखना है मित्रों, यहाँ पर दोनों ही राज्यों की 50-50% की भागीदारी है। इसका मतलब ये हो गया कि चंबल परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की समान भागीदारी की। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि यह दोनों राज्यों की समान भागीदारी की संयुक्त परियोजना है। समान भागीदारी की संयुक्त परियोजना। अब उस सवाल आपसे यहाँ पूछ ले कि निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान की पड़ोसी राज्य से समान भागीदारी की परियोजना है। अब वहाँ न तो वो परियोजना राज्य का नाम दे रहा है और ना ही आपको परियोजना का नाम दे रहा है। सीधा सवाल पूछ रहा है कौन सी परियोजना समान भागीदारी की, या निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान की पड़ोसी राज्य से समान भागीदारी की परियोजना है। तो उसके अंतर्गत आप करेंगे चंबल परियोजना, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की समान भागीदारी की संयुक्त परियोजना है। अब ये जो परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। हमने राजस्थान की नदियों के अंतर्गत चंबल नदी को विस्तार से पढ़ा था। हमने वहाँ पर सभी बांधों की बात की थी। यहाँ एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे उन चारों बांधों की। तो ये जो परियोजना है, इस परियोजना के जो बांध है, उन बांधों की कुल संख्या कितनी रहती है? उन बांधों की संख्या रहती है 4। अब ये जो 4 बांध है, ये 4 बांध चंबल परियोजना के 3 चरणों के अंतर्गत निर्मित हुए थे। तो हम पहले बात करते हैं कि चंबल परियोजना में जो 4 बांध बने हैं वो कौन कौन से चरणों के अंतर्गत बने हैं। तो यहां आता है परियोजना के चरण। अब इस चरण के अंतर्गत यदि हम बात करें पहले चरण की, प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण के अंतर्गत चंबल नदी पर 2 बांध बनाए गए थे। और यह जो चरण था ये था 1959 में, 1959 में। और इस प्रथम चरण के अंतर्गत चंबल नदी पर 2 बांध बनाए गए। अब 2 बांध कौन कौन से थे? उसमें पहला बांध था, ये था गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, और गांधी सागर बांध कहाँ पर है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं नदियों के अंतर्गत। यहाँ एक बार फिर से हम बात करेंगे। तो यह बांध जो है यह स्थित है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। अब ये जो बांध है यह चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है। यूँ कहें कि यह चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। और नदी जब पढ़ी थी हमने तब बात की थी कि यह बांध 2 पठारों के बीच स्थित है, मानपुरा का पठार और भानपुरा का पठार। तो उन 2 पठारों के बीच यह बांध स्थित है। सवाल यदि आपके सामने आता है कि चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध होता है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में है।
अब हम इस बांध को परियोजना के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की। कि ये जो बांध है, इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो इस बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ये रहती है 115 मेगावाट। तो ये बांध जो है ये 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला बांध है। अब पहले चरण के अंतर्गत गांधी सागर बांध, और गांधी सागर बांध के बाद दूसरा जो बांध था यहाँ पर वो था कोटा बैराज। तो कोटा बैराज जो है, यह कोटा बैराज कोटा शहर के निकट, कोटा शहर के निकट स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बांध पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। तो ये जो बांध है, इस बांध से कोटा को पेयजल की आपूर्ति होती है। कोटा को पेयजल आपूर्ति ये इस बांध से होती है। तो पहले चरण के अंतर्गत दो बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर और कोटा बैराज। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। ये तो हो गया पहला चरण। अब हो जाएगा परियोजना का दूसरा चरण। दूसरा चरण, तो दूसरा चरण जो है ये था 1970 में, और इस चरण में इस परियोजना के अंतर्गत यानी चंबल परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाया गया था वो था राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, और कहाँ स्थित है ये आप सभी जानते हैं। यह बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो ये दूसरे चरण के अंतर्गत बनने वाला बांध था। अब जो विशेषता आप यहाँ की देखेंगे, ये बांध जो है एक तो राजस्थान में जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। तो यहाँ हम लिखते हैं इसकी एक विशेषता कि यह जल भराव क्षमता में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ की विद्युत उत्पादन क्षमता की, विद्युत उत्पादन क्षमता की, तो इस बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है यह रहती है 172 मेगावाट, 172 मेगावाट। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि यदि हम चंबल परियोजना के बांधों की बात करेंगे तो उस पर कुल 4 बांध है। एक हम जवाहर सागर की बात आगे करेंगे। इन 4 में से 3 बांधों पर विद्युत का उत्पादन होता है, केवल कोटा बैराज पर विद्युत उत्पादन की सुविधा नहीं है। और यदि हम 3 बांधों में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध पर। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है यह विद्युत उत्पादन में भी सबसे बड़ा बांध है। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध, कोई दिक्कत नहीं। यदि केवल चंबल परियोजना की बात करेंगे तो चंबल परियोजना में सबसे बड़ा बांध रहता है गांधी सागर, लेकिन हम बात कर रहे हैं विद्युत उत्पादन की, तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से राणा प्रताप सागर बांध सबसे बड़ा बांध इस परियोजना का है। उसके बाद जो चौथा बांध है उसकी हम बात करें। अच्छा, इसका जो तीसरा चरण है उस तीसरे चरण को हम यहाँ बात कर लेते हैं। तीसरा चरण, पहला चरण जिसके अंतर्गत 2 बांध बनाए गए, दूसरा चरण जिसमें राणा प्रताप सागर बांध बना था। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे चरण की। तो इसका जो तीसरा चरण था यह चरण हुआ था 1972 में, 1972 में। और इस चरण के अंतर्गत जो यहाँ पर चौथा बांध बनाया गया था वह बांध था जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध
कोटा बूंदी की सीमा पर बोरावास गांव है कोटा का, उस गांव के निकट यह बांध बनाया गया था। तो ये हो गया चौथा बांध। अब इस बांध की यदि हम विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करते हैं, जवाहर सागर बांध की यदि विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करते हैं, तो ये जो बांध है, इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता रहती है 99 मेगावाट। 99 मेगावाट। और इन 3 बांधों में सबसे कम विद्युत उत्पादन क्षमता वाला बांध है। अब आपके सामने चारों ही बांध आ गए हैं, और आपसे यदि यहाँ पर सवाल पूछा जाए कि चंबल परियोजना के अंतर्गत कौन से बांध पर विद्युत उत्पादन का कार्य नहीं होता है, तो कोटा बैराज जो है यहाँ पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। गांधी सागर बांध की बात की थी, तो गांधी सागर पर 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन है। कोटा बैराज जहाँ पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, इससे केवल कोटा को पेयजल की आपूर्ति होती है। और राणा प्रताप सागर बांध जहाँ पर 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। और जवाहर सागर की हमने बात की है, तो जवाहर सागर पर 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अब यदि हम बात करें कि जो परियोजना है चंबल परियोजना, तो चंबल परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, चंबल परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, तो इस परियोजना की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है यह रहती है 386 मेगावाट। 386 मेगावाट। और इस 386 मेगावाट का 50% जो है वो मिलता है राजस्थान को, और 50% मिलता है मध्य प्रदेश को। इसका मतलब ये हो गया कि इस विद्युत में से राजस्थान को मिलता है 193 मेगावाट, और इतनी ही मात्रा में जो है वो मिलेगा मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को भी इस परियोजना से 193 मेगावाट विद्युत का आपूर्ति होती है। अब आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए, ये हो गई बांधों की बात और बांधों पर विद्युत का उत्पादन। अब हम बात कर लेते हैं कि इस परियोजना से सिंचाई कार्य के लिए कौन कौन सी नहरों का निर्माण किया गया है और कौन कौन सी लिफ्ट नहरों का निर्माण इस परियोजना के अंतर्गत किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल परियोजना की जो प्रमुख नहरें हैं। प्रमुख नहरें, तो साथियों इस परियोजना के अंतर्गत 2 प्रमुख नहरें बनाई गई है। उसमें जो पहली नहर रहती है, यह पहली नहर रहती है बाई मुख्य नहर। बाई मुख्य नहर। और ये जो बाई मुख्य नहर है, इस नहर से कोटा और बूंदी को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। कोटा और बूंदी को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये बाई मुख्य नहर। उसके बाद एक नहर जो इसके दाईं ओर है, जिसको दाईं मुख्य नहर कहा जाता है। दाईं मुख्य नहर। और इस दाईं मुख्य नहर से कोटा और बारां जिले को, कोटा और बारां जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। कोटा और बारां को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये 2 नहरें जो चंबल परियोजना की प्रमुख नहरें हैं। अब इसके अतिरिक्त इस परियोजना के अंतर्गत कुछ लिफ्ट नहरें हैं। तो हम बात करते हैं लिफ्ट नहरों की। तो चंबल परियोजना की प्रमुख लिफ्ट नहरें। तो लिफ्ट नहर का जो कंसेप्ट है, काफ़ी जो मित्र हैं वो सोच रहे होंगे लिफ्ट नहर किसे कहते हैं। तो साथियों देखें,
जब हमें पानी को ढाल के विपरीत दिशा में भेजना हो, मान लो किसी क्षेत्र का ढाल इस तरह है और हमें पानी को इस ढाल के विपरीत दिशा में भेजना है, तो सामान्य अवस्था में पानी जा नहीं पाएगा। तो जो नहर बनी जाती है उस नहर में एक स्थान पर पानी को होल्ड किया जाता है, यहाँ स्टोरेज किया जाता है। उसके बाद पानी को लिफ्ट किया जाता है, यानी यहाँ से पंप के माध्यम से या मोटर के माध्यम से पानी को ऊपर उठाया जाता है और वहाँ से ढाल बनाकर फिर पानी को आगे प्रवाहित किया जाता है। तो जिन नहरों में यह व्यवस्था होती है उस नहर को लिफ्ट नहर कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख लिफ्ट नहरें हैं। तो इस परियोजना की जो पहली लिफ्ट नहर रहती है वो रहती है दिगोद लिफ्ट नहर। दिगोद लिफ्ट नहर ये रहती है कोटा में। उसके बाद दूसरी लिफ्ट नहर है इसकी, वो है जालीपुरा लिफ्ट नहर। जालीपुरा लिफ्ट नहर ये भी कोटा में। यदि हम बात करते हैं तीसरी लिफ्ट नहर की तो वो रहती है अंता लिफ्ट नहर। अंता लिफ्ट नहर रहेगी 12 में। इसकी सर्वाधिक जो लिफ्ट नहरें हैं वो 12 जिले में है। अंता के बाद अगली जो लिफ्ट नहर है वो रहती है अंता माइनर लिफ्ट नहर, ये भी 12 जिले में। इसके बाद शौरखंड लिफ्ट नहर। शौरखंड लिफ्ट नहर भी 12 जिले में। उसके बाद कचारी लिफ्ट नहर, ये भी 12 में। उसके बाद पचेल लिफ्ट नहर, ये भी 12 में। उसके बाद गणेशगंज लिफ्ट नहर, ये भी 12 में। और अंतिम जो रहती है वह रहती है इंदिरा लिफ्ट नहर, जो स्थित है करौली और सवाई माधोपुर में। तो ये इस परियोजना की प्रमुख लिफ्ट नहरें हैं। अब हाल ही में जो चंबल परियोजना है तो यहाँ पर 2 तो नहरें हो गई और उसके बाद इसकी कुल 9 लिफ्ट नहरें हो गई। अभी हाल ही में ये जो परियोजना है, हाल ही में चंबल नदी से जो भीलवाड़ा जिला है तो भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति भी की गई है। भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति शुरू की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है क्योंकि इससे पहले तक राजस्थान में कोटा, बूंदी और बारां 3 जिलों में ही इस परियोजना से लाभ प्राप्त हो रहा था। अभी वर्तमान में भीलवाड़ा को भी पेयजल की आपूर्ति इस परियोजना से होने लगी है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे आप ध्यान रखें। और एक जो पॉइंट यहाँ पर दिया है इंदिरा लिफ्ट नहर, तो सवाल जो आपसे पूछा जाएगा इंदिरा लिफ्ट नहर का संबंध कौन सी परियोजना से है। अब वहाँ ऑप्शन में इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी आता है। तो कई विद्यार्थी जो है इसका संबंध इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इंदिरा लिफ्ट नहर का जो संबंध है वो चंबल परियोजना से है। तो आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो यहाँ तक की जो क्लास हुई है साथियों, इस क्लास के अंतर्गत हमने राजस्थान की एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना चंबल परियोजना की बात की है। अगली क्लास में हम राजस्थान की और महत्वपूर्ण जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, माही परियोजना, बाखड़ा नंगल परियोजना, व्यास परियोजना, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो चैनल है इस चैनल को आप अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।
अगली क्लास के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।